हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, और एक पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने विद्युत विभव का मान निकाला था जब उन दोनों के मध्य यानी कि चार्ज और उस बिंदु P के मध्य क्या हो, हवा या निर्वात हो। तो इसके लिए अपन ने विभव का मान निकाला था V इक्वल टू के क्या अपॉन में R। अगर मैं माध्यम की बात करूं तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, V माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइला नोट और अपसाइला R क्या अपॉन में R, जहाँ पे अपसाइला R क्या है, उस माध्यम का पराविद्युतांक है। आज बात करने वाला हूँ विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना। सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैं ये कहूँ कि कोई भी, जैसे मान लो कि दो चार्ज है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज, उन जोड़े को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ हो और दोनों के मध्य की दूरी 2a यानी कि सीमित हो, तो इस प्रकार के जोड़े को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे मैं ये कहूँ, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, एक हो गया माइनस क्यू चार्ज, और इनके मध्य की दूरी 2a हो, तो इस प्रकार के जोड़े को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। अगर मैं एक आदर्श द्विध्रुव की बात करूं तो आदर्श द्विध्रुव क्या होता है, अगर मान लो कि इन दोनों चार्ज का परिमाण अनंत हो, यानी कि आवेश का मान क्या हो जाए, अनंत के इक्वल यानी कि लगभग इक्वल होना चाहिए, और जो 2a दूरी है इन दोनों के मध्य की, वो 2a दूरी 0 यानी कि बहुत मिनिमम होनी चाहिए, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं लगभग 0 के बराबर हो। तो इस प्रकार के द्विध्रुव को क्या बोला जाता है, एक आदर्श द्विध्रुव बोला जाता है। अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अब सबसे पहले तो अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। अगर अक्ष की बात करूं तो अक्ष क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये नेगेटिव चार्ज, मध्य की दूरी 2a, ये हो गया इसका मध्य पॉइंट। विद्युत द्विध्रुव के समांतर और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ध्यान से सुनना, विद्युत द्विध्रुव के समांतर और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। अगर निरक्ष की बात करूं, ये लो विद्युत द्विध्रुव हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मध्य की दूरी 2a, ये हो गया मध्य पॉइंट। विद्युत द्विध्रुव के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ये हो जाएगा अक्ष, और विद्युत द्विध्रुव के लंबवत और मध्य पॉइंट से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो इसके अक्ष पर, दूसरा इसके निरक्ष पर। अगर अक्ष की बात करूं मैं, एक नंबर अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विभव, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विभव का मान निकालो। मान लेता हूं कोई विद्युत द्विध्रुव है मेरे पास में, ये हो गया मान लो कि माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, और इसका मध्य पॉइंट O है, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a हो गया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर अपने को कोई बिंदु P लेना है, जिस पर अपने को निकालना है विद्युत विभव का मान। तो मान लेता हूं कि जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर अपने को निकालना है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के कारण विभव। तो अगर सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की बात करूं तो अपने को ये पता है कि किसी चार्ज से किसी बिंदु पर अगर विभव का मान निकालना है तो वो आता है V इजिकल टू के क्यू अपॉन में R, जहाँ पे क्यू क्या होता है, उस चार्ज की प्रकृति, और R क्या होता है, उस चार्ज की उस बिंदु से दूरी होती है। अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए बात करूं
मान लेता हूँ कि जो विभव है माइनस क्यू चार्ज के लिए V1 है इक्वल टू के क्यू। क्यू कितना है यहाँ पे माइनस का, क्यों? क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज की प्रकृति के ऊपर, अपॉन में आर यानी कि दोनों के मध्य की दूरी। मैं ये कहूँ कि मध्य बिंदु O से P की दूरी कितनी है? R है। और अपने को पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के मध्य की दूरी होती है 2a, और मध्य तक कितना होता है? ये हो जाएगा a, और ये भी आगे भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो टोटल दूरी की बात करूँ माइनस क्यू चार्ज से P की, इतनी दूरी की बात करूँ तो अपने को पता है ये तो R हो गई और आगे कितना है? a, तो R और a, R प्लस a, तो टोटल दूरी कितनी आ गई? R प्लस में a आ गई। अगर V2 की बात करूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अगर V2 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा कि चार्ज कितना है? पॉजिटिव। ये लो प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालें। मान लेते हैं कि विभव कितना है? V2 है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए हो जाएगा V2 इक्वल टू के, चार्ज की प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव, अपॉन में R कितना है? यहाँ से सिर्फ इतनी दूरी चाहिए अपने को, टोटल दूरी R, इतनी दूरी a। अगर R में से a घटा दूँ तो ये बच जाएगा, टोटल दूरी R इतनी a, अगर R में से इतनी घटा दूँ तो ये इतनी बच जाएगी, तो कितना हो जाएगा? R माइनस a। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कुल विभव चाहिए, यानी कि माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू चार्ज के कारण भी बिंदु P पर विभव, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस में V2, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये K माइनस क्यू अपॉन में R प्लस A प्लस K प्लस क्यू अपॉन में R माइनस A। यहाँ से इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, क्या वो कॉमन लेते हैं और इस माइनस को इधर ले जाते हैं, यानी कि क्या वो कॉमन आ जाएगा। इसको पहले लिख लेता हूँ 1/R माइनस A, इसको बाद में, और साइन किसका? माइनस का, 1/R प्लस A। ये लो, इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K क्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई यानी कि R प्लस A, इसको इससे R माइनस A, और दोनों के मध्य साइन माइनस, अपॉन में R माइनस A यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R प्लस A। ये कितना हो जाएगा? V इक्वल टू के क्यू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस A, माइनस का R से मल्टीप्लाई माइनस R, माइनस का माइनस से यानी कि प्लस का A, अपॉन में R माइनस से R प्लस, यानी कि A माइनस B A प्लस B, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ से के क्यू, R से R कैंसिल, कितना बचा? 2A, अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हो जाएगा V इक्वल टू 2A क्यू के अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। द्विध्रुव के लिए 2A क्यू, एक विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? चार्ज और दोनों के मध्य की दूरी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि P वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है? 2A क्यू। ये अपन ने पढ़ रखा है, किसी द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 2A क्यू क्या हो जाएगा? P वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके लिखो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो अपन ये द्विध्रुव ले रहे हैं, ये द्विध्रुव एक आदर्श द्विध्रुव है, तो आदर्श द्विध्रुव के लिए अपन ने पढ़ रखा है कि जो चार्ज होता है वो तो होता है अनंत के इक्वल। एक आदर्श द्विध्रुव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? जो चार्ज लेते हैं वो लगभग बराबर किसके लेते हैं? अनंत के, और दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग किसके बराबर होती है? 0 के, यानी कि चार्ज तो अनंत के इक्वल होता है, लेकिन जो दोनों के मध्य की दूरी होती है, दोनों चार्ज के मध्य की दूरी किसके इक्वल होती है? लगभग 0 के बराबर। तो लगभग अगर 0 के बराबर होती है तो मैं यहाँ से A को कितना कर सकता हूँ? 0 कर सकता हूँ। जब A को 0 करूँगा तो कितना आ जाएगा विभव का मान? K P वेक्टर अपॉन में A 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? R स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विभव का मान हो जाएगा, और अक्ष पर ये हो जाएगा विभव का मान द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु
P, यानी कि अगर मान लो कि कोई विद्युत द्विध्रुव है और उसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, तो उसके लिए जो मान आएगा वो Kp/r² हो जाएगा। दूसरे केस यानी कि कोई बिंदु P है और वो उस द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है और उसके लिए अपने को अगर विभव का मान निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, स्टूडेंट अगर निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव की बात करूं तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये हो गया माइनस Q चार्ज और ये हो गया प्लस Q चार्ज, और जहाँ पे माइनस Q चार्ज स्थित है ना उसको मान लेते हैं कि बिंदु A है और प्लस Q चार्ज के लिए मान लेते हैं बिंदु B है। और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहती है, दोनों चार्ज के मध्य की दूरी कितनी है, 2a है, यानी कि मध्य बिंदु तक A हो गया और यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी भी कितनी हो गई, A के इक्वल हो गई। ये हो गया इसका निरक्ष। अपने को क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर कोई बिंदु P लेना है और उसके ऊपर निकालना है विद्युत विभव का मान। लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, अगर मान लो कि किसी बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव का मान निकालना है तो किसी चार्ज को अनंत से लेके आना है, यानी कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। अनंत से जिस बिंदु पर विभव का मान निकालना है, चार्ज को अनंत से उस बिंदु P तक लेके आने में जो एक्सटर्नल कार्य किया गया और उस चार्ज का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मैं ये कहूँ कि अपने पास में दो चार्ज है, माइनस Q और प्लस Q। अपने को निकालना है माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव और प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव, और दोनों के कारण जो विभव निकला अगर उन दोनों को जोड़ देता हूँ तो टोटल अपने पास द्विध्रुव के कारण आ जाएगा विद्युत विभव। अब मैं ये कहूँ अपन अनंत पर अगर चार्ज का निर्माण करते हैं, अनंत पर जाकर तो एक्सटर्नल कार्य कर नहीं सकते, इसलिए क्या किया जाता है, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत विभव निकालना है उससे अपन चार्ज उत्पन्न करेंगे और अनंत तक लेके जाएंगे, तभी अपन एक्सटर्नल कार्य करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपन ने किया था। लेकिन मैं ये कहूँ कि जब अपन एक्सटर्नल कार्य करते हैं तो जो बिंदु P है, मान लेता हूँ कि ये बिंदु P इसके निरक्ष पर स्थित है, बिंदु P इसके निरक्ष पर स्थित है और इस बिंदु P को जब अपन अनंत तक लेके जाएंगे, क्योंकि A पर अपने को विभव चाहिए या B पर चाहिए, तो क्या करना होगा, इस P को अनंत तक लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन अनंत से तो P तक ला नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, P को अनंत पर लेके जाएंगे। जब P को अनंत पर लेके जाएंगे ना, तो क्या वो जरूरी है क्या, जब अपन कार्य करेंगे उस टाइम ये इस अक्ष रेखा, ये निरक्ष रेखा पर ही रहेगा। तो क्या होता है, अपन इस बिंदु P को इसके निरक्ष पर न लेके क्या करते हैं, थोड़ा सा थीटा एंगल पर झुका देते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपन कार्य करते हैं तो ये बिंदु P की स्थिति क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बिंदु P की स्थिति अगर चेंज होती रहेगी तो मैं मान लेता हूँ जो बिंदु P है ना वो यहाँ पे स्थित है, बिंदु P इस पॉइंट पे स्थित है, ये लो बिंदु P यहाँ पे स्थित है। और विद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, जो बिंदु P है उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r हो गई। मान लेते हैं जो प्लस Q चार्ज है उसकी द्विध्रुव से दूरी r1 मान लेते हैं, और ये दूरी मान लो कि ये दूरी हो गई r, ये मान लेते हैं r2 हो गया और ये मान लेते हैं r1 के इक्वल है। और ये लो, और जो बिंदु P है उसकी स्थिति लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर बिंदु P की स्थिति चेंज हो रही है तो R की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर R की वैल्यू चेंज होगी या इसकी स्थिति इधर या उधर होती है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, तो थीटा की भी स्थिति चेंज होगी। यानी कि P अगर इधर या उधर होता है तो R की स्थिति यानी कि दूरी चेंज हो रही है तो R की स्थिति चेंज होगी और थीटा की भी चेंज होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो P के निर्देशांक है वो कितने हैं, R, थीटा है।
अब अगर मैं माइनस क्या चार्ज के कारण, क्यों, क्योंकि बिंदु P पर जो विभव आएगा वो चार्ज के कारण ही होगा, और माइनस क्या चार्ज के कारण अगर बात करूँ बिंदु P पर विभव की, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि A के कारण जो विभव है वो कितना हो गया, मान लो V1 है, V1 इक्वल टू कितना आ गया, K माइनस क्या वो अपॉन में R1। इससे पीछे वाले लेक्चर में अपन ने बात की किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो विभव का मान आता है वो कितना होता है, पॉइंट चार्ज के लिए V इक्वल टू K क्या वो अपॉन में R, जहाँ पे क्या होता है, उस चार्ज का मान होता है, और डिपेंड किसके ऊपर करता है, उस चार्ज की प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे माइनस क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, माइनस क्या लेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। सेम का सेम अगर V2 के लिए बात करूँ, यानी कि प्लस के चार्ज के लिए बात करूँ, तो प्लस के चार्ज के लिए विभव का मान कितना हो जाएगा, K क्या अपॉन में दूरी कितनी है, R2 है, तो प्लस के चार्ज के लिए दूरी R2 और P पर विभव कितना आ गया, K क्या अपॉन में R2, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हो गए। टोटल विभव की बात करूं द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण टोटल विभव कितना आ जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस में V2, V इक्वल टू दोनों समीकरण और एक को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये K माइनस क्या वो अपॉन में R1 प्लस K क्या वो अपॉन में R2। इन दोनों को हल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, K क्या वो कॉमन लेते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ से V इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, K क्या हो, इसका एलसीएम लिया, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब मैं ये कहूँ, ध्यान से सुनना, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि जो द्विध्रुव होता है उसके मध्य बिंदु से जो बिंदु P है उसकी दूरी कितनी है, R है। अपन ने माइनस क्या चार्ज से जो P की दूरी है R1 और प्लस क्या चार्ज से जो P की दूरी है R2, वो सिर्फ माननी है कि ये R1 और R2 है। क्या करना है, R1 और R2 का मान निकालना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने को। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या कहती है कि जो मध्य बिंदु O है ना, इस मध्य बिंदु O से जो बिंदु P है इसकी दूरी कितनी है, R है। अपने को क्या करना है, R1 और R2 का मान निकालना है। R1 और R2 का मान निकालना किसके रूप में, R के रूप में, और वो वैल्यू किस में पुट करनी है, समीकरण 3 में पुट करनी है। अब मैं ये कहूँ, ये हो गया निरक्ष का, जैसे ये समझना, मान लेता हूँ कि ये द्विध्रुव है, ये हो गया द्विध्रुव, ये हो गया इसका निरक्ष। जब अपन क्या करते हैं, बिंदु P को निरक्ष पर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे लिया, बिंदु P को इधर की ओर झुका दिया। जब बिंदु P को इस ओर झुकाऊंगा तो ये जो दूरी है ना, ये A है, ये A हो गया और ये हो गया B। जब बिंदु P इस ओर खिसक गया, इस ओर खिसकने की वजह से जो ये दूरी है ना, ये हो गई R1 और ये दूरी कितनी हो गई, R2। यानी कि P उस ओर खिसकने की वजह से क्या हुआ, R2 तो कम हो गया और R1 क्या हो गया, ज़्यादा। R2 तो हो गया कम क्योंकि इस ओर खिसक गया, तो ये दूरी बढ़ गई, ये दूरी क्या हो गई, कम हो गई। R2 तो हो गया कम और R1 क्या हो गया, ज़्यादा। और ये जो बिंदु मध्य बिंदु है R, ये क्या हो गया, इन दोनों के मध्य में, यानी कि R2 से तो ये R ज़्यादा है और R1 से ये R क्या है, कम है। R2 से तो R ज़्यादा और R से R1 कम, मीन्स सबसे बड़ा कौन, R1, उससे छोटा R और उससे छोटा R2, यानी कि ये क्या आ गया, इन दोनों के, इन तीनों के मध्य संबंध आ गया। अपने को क्या करना है, R का मान, R1 और R2 का मान निकालना, और किसके रूप में, R के रूप में निकालना है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को R1 और R2 का मान बराबर करना है, संबंध क्या कहता है, R1 सबसे बड़ा, R उससे छोटा और R2 सबसे कम। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को R और R2 का मान बराबर करना है, R और R2 का मान अगर बराबर करना है, करूँगा मैं R में से कुछ घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि R क्या है, बहुत बड़ा है। ऐसे समझो कि R हो गया 10 किलो और R2 कितना हो गया, 8 kg। R तो हो गया 10 kg और R2 कितना हो गया, 8 kg। अगर R2 और R को बराबर करना है तो क्या करो, 10 kg में से 2 kg घटा दो, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 8 kg के इक्वल होगा। तो अपने को क्या करना है, R2 के रूप, यानी कि R का मान, R2 का मान निकालना है R के रूप में। मैं ये कहूँ कि R और R2 में से R सबसे बड़ा है, R बड़ा है।
R2 और R को बराबर करना है। जैसे ये हो गया, अपने पास दो ट्रायंगल है APO और OP और B। अपने को क्या करना है, जो P और B की वैल्यू है ना, P और B की वैल्यू वो किसके इक्वल करनी है, OP के इक्वल करनी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो OP की वैल्यू है ना वो बड़ी है किससे, P और B से। तो क्या करो, P और O में से कुछ वैल्यू घटा दो, यानी कि कुछ भाग काट देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, P और B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, P और O के। तो क्या करते हैं अपन, P और O के ऊपर एक लंब डालते हैं। ये लो एक लंब डाला और उस लंब को मान लेते हैं ये कैपिटल M है। जब ये लंब डाला तो अपन ने क्या कर दिया, OM जो भाग है ना वो भाग उड़ा दिया। ये OM भाग उड़ाया क्यों, क्योंकि अब जो P और M की वैल्यू है ना वो किसके इक्वल आ गई, P और B के। सेम का सेम, R2 क्या है, सबसे छोटा, और R क्या है, सबसे नहीं, R2 से बड़ा है। अपने को क्या करना है, R और R2 को बराबर करना है। क्या करेंगे, R में से कुछ वैल्यू घटा देते हैं, R में से कुछ वैल्यू घटा दो या R2 में कुछ वैल्यू जोड़ दो, ताकि R और R2 क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अपन ने क्या किया है, R में से OM को उड़ा दिया, टोटल कितना है R, इस R में से इतने में से ये OM उड़ा दिया, ताकि क्या आ जाए, P और M है ना वो किसके बराबर आ जाए, P B के इक्वल आ जाए। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इस त्रिभुज से, ध्यान से देखना, त्रिभुज से मैं ये कह सकता हूं क्या, जो OP है, OP किसके इक्वल हो गया, OP किसके इक्वल है, OM प्लस में MP, OM प्लस में MP के इक्वल है, OM प्लस में MP के इक्वल आ गया। और अपन ये कह रहे हैं कि जो M और P है ना वो लगभग बराबर किसके आ गए, BP के बराबर आ गए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जब आपने इतने में से ये इतना भाग उड़ा दिया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ गई, दोनों बराबर आ गई। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ जो MP है ना वो किसके इक्वल आ गया, PB के इक्वल आ गया। MP किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। यहाँ से जो PB है वो किसके इक्वल है, R2 के, यानी कि MP किसके बराबर है, PB के, और PB किसके बराबर है, R2 के। अब अगर मैं कहूं OP क्या है, यहाँ पे O और P क्या है, R है, OP R इक्वल टू OM क्या है, OM अपने को निकालना है, और MP क्या है, MP, ये भी अपने को निकालना पड़ेगा। मैं ये कहूं R2 के बराबर है, MP किसके बराबर है, R2 के, तो यहां से OM प्लस में MP किसके बराबर है, PB, और PB किसके बराबर है, R2 के बराबर है। अपने को निकालना है OM की वैल्यू। अब OM की वैल्यू निकालनी, यानी कि इतनी वैल्यू निकालनी है अपने को। ये दूरी A और ये दूरी भी कितनी है, A, यानी कि अपने को ये पता है कि ये दूरी कितनी हो गई, A के, और OM क्या, BM क्या डाला है अपन ने, इसके ऊपर लंब डाला है OP के इक्वल, यानी कि ये क्या है, लंब है। अब अपने को ये पता है कि जो 90 डिग्री होता है ना उसके जस्ट सामने होता है कर्ण, और थीटा के सामने वाला होता है लंब। 90 डिग्री ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब। बचा क्या, OM क्या बच गया, आधार बच गया। अब रूल क्या कहता है, जो वैल्यू अपने को निकालनी होती है, यहाँ से जो वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू किसकी निकालनी है, OM की। ये लो OM की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखो, OM ऊपर, जो वैल्यू दे रखी है उसको नीचे। वैल्यू क्या दे रखी है, A दे रखा है, ये लो A नीचे आ जाएगा। अब ये है क्या, OM क्या है, यहाँ पे OM है आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो OM क्या आ गया, आधार आ गया, तो ये हो जाएगा आधार। A क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, ये लो कोस, एंगल कितना है, ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, OM अपॉन में A। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है,
ओ एम की वैल्यू निकालनी है, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एम इक्वल टू ए कोस थीटा। ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा। यहाँ से अपने को ये वैल्यू रख दो, इसके अंदर अपने को निकालनी है R2 की वैल्यू, यानी कि इसके अंदर रख देते हैं अपन ओ एम के स्थान पे R2 की वैल्यू चाहिए। तो R2 की अगर वैल्यू चाहिए तो ये लो R इक्वल टू, इसको मान लेते हैं ये 3 नंबर समीकरण, इसको मान लेते हैं ये समीकरण 4। ओ एम का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में, तो ये लो समीकरण 4 ये रही। R बराबर ओ एम का मान कितना है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा प्लस में R2। अपने को R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 की वैल्यू चाहिए तो R2 इक्वल टू कितना आ गया, R माइनस ए कोस थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब R2 की तो वैल्यू आ गई अपने पास, अब चाहिए R1 का मान। R1 का मान सेम का सेम, जब P उस ओर झुका, P उस ओर झुकेगा तो क्या होगा, ये R1 क्या है, सबसे बड़ा है। R1 सबसे बड़ा है और उस R1 का मान अपने को बराबर करना है OP के। तो जो बड़ा है R1, ऐसे समझो कि 10 kg, ऐसे समझो कि R1 कितना है, 12 kg है, और OP कितना है, 10 kg है। तो 10 kg को 12 kg करेंगे तो क्या करेंगे, उसके अंदर 2 kg जोड़ देंगे ताकि वो दोनों किसके बराबर हो जाए, 12 kg के बराबर हो जाए। तो R1 के बराबर करना है अपने को OP को, तो क्या करोगे, OP में कुछ भाग जोड़ दो ताकि वो किसके इक्वल आ जाए, R1 के इक्वल आ जाए, यानी कि AP भुजा है ना, जो AP भुजा वो किसके इक्वल आ जाए, OP के बराबर आ जाए। तो क्या करोगे, OP को पीछे की ओर बढ़ाओ, जब OP को पीछे की ओर बढ़ाओगे और OP के ऊपर डाल दो लंब, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ये कितना है, A है, ये A हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी कि अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज AO, और ये जो आपने डाला है लंब, ये मान लेते हैं कैपिटल का N है। तो ये AO और N, AO और N से, AO और N की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालनी है अपने को ON की। तो ON की जो वैल्यू निकालनी है, ON बटे में जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, A, ON बटे में A। ON है क्या, ON 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, बचा क्या, आधार। तो ON वापस क्या आ जाएगा, आधार। A क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो ये लो कर्ण किसके बराबर आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। कोस, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से ON की वैल्यू कितनी आ गई, A कोस थीटा आ गई। ON की वैल्यू A कोस थीटा। अब अपन ने क्या किया है, AP की वैल्यू किसके बराबर की है, OP की। कैसे, OP में ON जोड़ के, OP में अगर ON जोड़ता हूँ, सबसे पहले तो अपन ने वैल्यू बराबर की है, किस किस की वैल्यू बराबर की है, AP किसके बराबर कह दिया अपन ने, PN के बराबर कह दिया। क्यों, क्योंकि अपन ने OP में कुछ भाग जोड़ दिया। और कितना भाग जोड़ा, ON, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो PN है, जो PN है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OP प्लस में ON के, OP प्लस में ON। और PN किसके इक्वल है, AP के। P जो P और N है वो किसके इक्वल है, AP के, और AP किसके इक्वल है, R1 के। तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या मैं, जो PN है वो किसके इक्वल है, AP के, और AP किसके इक्वल है, R1 के, बराबर OP। OP कितना है, OP R, ये लो R, प्लस में ON कितना निकाला है अपन ने, A कोस थीटा। यहाँ से R1 बराबर R प्लस A कोस थीटा। अपने को वैल्यू चाहिए R1 की, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 बराबर R प्लस A कोस थीटा। ये लो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 6। यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई R1 और R2 की, R1 और R2 की वैल्यू आ गई, और अपने को विभव की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और किसमें, R के रूप में। तो क्या करोगे, समीकरण 5 और 6 का जो मान है वो किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में। 5 और 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 5 व 6 का मान
समीकरण 3 में। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v इक्वल टू के क्यू, R1 का मान कितना है r प्लस ए कोस थीटा, माइनस R2 का मान कितना है r माइनस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा अपॉन में r प्लस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू r प्लस ए कोस थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का r लेकिन माइनस है ये तो ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा के क्यू r प्लस ए कोस थीटा माइनस r प्लस ए कोस थीटा अपॉन में r प्लस ए कोस थीटा r माइनस ए कोस थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस का r प्लस के r से कैंसिल, v इक्वल टू के क्यू ए कोस थीटा 2a कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से v इक्वल टू के क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के 2a क्यू कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव गुण 2a क्यू यानी कि p वेक्टर के इक्वल, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया के p वेक्टर कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। शुरुआत में अपन ये लेके चले थे कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है, अगर एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव है तो आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या होता है, जो चार्ज होता है द्विध्रुव के अंदर वो तो होता है अनंत के इक्वल, और उन दोनों चार्ज के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, शून्य के इक्वल होती है। तो यहाँ से चार्ज के मध्य की दूरी कितनी होती है, a होती है, यानी कि a लगभग बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के। तो अगर a लगभग इक्वल किसके है, शून्य के, आदर्श द्विध्रुव के लिए, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू के पी वेक्टर कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और ये जो a है, a अगर शून्य हो गया तो कोस भी क्या हो जाएगा, शून्य के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया r स्क्वायर इक्वल, यानी कि जो v का मान आया वो कितना आ गया के पी वेक्टर कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये लो, ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु O से किसी बिंदु P की मध्य दूरी अगर r है तो उसके लिए ये विभव का मान है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो करेगा द्विध्रुव के आघूर्ण के ऊपर, दूसरा थीटा के ऊपर। अगर मान लो कि उस बिंदु P की स्थिति चेंज हो रही है, अगर स्थिति चेंज हो रही है तो स्थिति चेंज होने के साथ साथ बिंदु P की मध्य बिंदु से दूरी भी चेंज हो रही है, यानी कि r का मान चेंज होने के कारण v के मान पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, अगर P की स्थिति चेंज हो रही है तो P की मध्य बिंदु से बनने वाला एंगल भी चेंज हो रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके केस की बात करूं, यानी कि केस फर्स्ट की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बिंदु P खिसकता एकदम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि इसके अक्ष के समांतर, यानी कि द्विध्रुव के समांतर ही आ गया। कहाँ पे आ गया अभी, थीटा बराबर 0, यानी कि इसके अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से v अक्ष की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, के पी वेक्टर अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अक्ष पर बिंदु के लिए विभव आ जाएगा, जो अपन ने शुरुआत के अंदर निकाला था। अगर निरक्ष की बात करूं, निरक्ष क्या होता है, मध्य बिंदु के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो अगर कोस 90 का मान कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि v निरक्ष का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। पॉइंट के लिए बात करूं तो अन्य पॉइंट कहीं भी स्थित हो द्विध्रुव के लिए, तो क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर और थीटा
डिपेंड करेगा वो बिंदु P कहाँ स्थित है और दूरी कितनी है उनके मध्य। तो ये हो जाएगा अन्य पॉइंट के लिए विद्युत विभव का मान। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।